हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स जेनेटिक डिसऑर्डर का। ये क्लास नंबर 3 है और ये लास्ट होगा क्लास। ओके, लास्ट इन द सेंस मैं आज आपको जितनी भी डिजीजेस बची थी जो पढ़ानी थी वो मैं आपको आज पढ़ा दूंगी, तो ये लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और जहाँ पर आज मैं आपको ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगी जीन टाइप रिलेटेड में। ठीक है, एक क्विक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ हमने अब तक पढ़ा क्या है, तो हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मैंने आपको 2 टाइप्स के डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे। पहला टाइप बताया था मैंने आपको जहाँ पर जीन खराब हो जाता है, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है, डीएनए ही खराब है। ओके, ये आपकी क्या है, ये आपके क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए ही खराब हो गया है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम जीन से संबंधित विकार कहते हैं, है ना। जीन से संबंधित बीमारियां जहाँ पे जीन ही आपके जो है खराब हो गया है, या फिर इसको आप जीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं, या फिर आप इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ओके, दूसरा मैंने आपको टाइप पढ़ाया था क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल से मतलब क्या था हमारा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या थे, जहाँ पर आपके क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन आ गया था। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की क्वालिटी में परिवर्तन आ रहा है, क्रोमोसोम्स खराब हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन आ गया। 2 भी जोड़ा होना चाहिए, कितने हो गए, या तो 3 हो गए, या फिर क्या रह गया, केवल सिंगल 1 रह गया। ओके, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना। अच्छा, चूंकि हम क्रोमोसोम्स के बारे में जानते हैं तो हमें पता है 2 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। बट इसमें 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोनों टाइप्स, आप बता दीजिए। दोनों में कॉमन है, एक तो होता है आपके ऑटोसोमल, है ना, ऑटोसोमल, और दूसरा होता है आपके एलोसोमल। एलोसोमल, ऑटोसोमल मतलब 1 से 22 नंबर तक के क्रोमोसोम्स खराब है। एलोसोमल मतलब आपके 23वें नंबर वाला जो जोड़ा होता है, जो एक्स होता है, जो वाई होता है, उसमें आपके प्रॉब्लम है। इतना सबको याद है, इतना मैंने सबको पढ़ाया था। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की जब मैंने आपसे बात करी थी, जहाँ पे क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन आ गया था, तो मैंने यहाँ पर आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। हमने एडवर्ड सिंड्रोम की बात करी थी। डाउन में 21वें नंबर के जोड़े में परिवर्तन आता है, और एडवर्ड में आपके 18 नंबर में आता है, पटाऊ में 13वें नंबर पे आता है। ये भी ऑटोसोमल थे। एलोसोमल में हमने बात करी थी टर्नर की या लाइनफेल्टर की। टर्नर जो कि फीमेल्स में होता है, 1 एक्स कम होता है, लाइनफेल्टर में 1 एक्स ज़्यादा आता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो ऑटोसोमल में आएंगे कि एलोसोमल में आएंगे, वो एलोसोमल में आएंगे। ये सारी बात मैं कर चुकी हूँ। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं लगाई है वो प्रीवियस वीडियो लगा के आएगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आज मैं आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बताऊंगी। ओके, गिव मी 1 मिनट। या सब क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाती हूँ फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसको आप बोलेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, नॉट फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया नहीं है ये, फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये। ओके, चलिए देखिए क्या होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड थैलेसीमिया, ये सब बीमारी आपके किस में आएंगी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आएंगी या जीन टाइप रिलेटेड में आएंगी। हम लास्ट क्या पढ़ रहे थे, हम लास्ट जीन टाइप रिलेटेड, जीन से संबंधित जो विकार थे, मतलब ह्यूमंस के जीन्स ही खराब हो गए। जीन्स कैसे खराब हो जाते हैं ह्यूमंस के, या तो बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ऐसे केमिकल्स ले रहे हैं जो कि जीन पर असर डाल रहा है, लाइक टोबैको है, लाइक ड्रग्स है ना। या दूसरा क्या कारण था, मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा यूवी रेस पड़ रही हैं। यूवी रेस से जीन जो है म्यूटेट हो जाते हैं, म्यूटेशन की वजह से खराब हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें भी 2 हो सकते हैं, ऑटोसोमल, एलोसोमल। एलोसोमल में मैं आपको एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बता चुकी हूँ, जिसमें हमारा 23वें नंबर का जोड़ा जो एक्स होता है वो खराब हो जाता है, जिसमें आपने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में एंड हीमोफीलिया के बारे में। ओके, आज आप पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जो पहला टाइप हमने पढ़ा था मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला था, या जिसको आपने बोला था जीन से रिलेटेड मतलब समस्याएं हैं जहाँ पर क्रोमोसोम्स में जीन ही खराब हो गया है। ठीक, तो इसमें हमने ऑटोसोमल नहीं पढ़े थे। आज मैं आपको ऑटोसोमल पढ़ाऊंगी। ऑटोसोमल जो कि 1 से 22 नंबर तक के जो जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, यदि वो खराब हो गए, यदि जीन ही खराब हो गया है, ठीक है। और एलोसोमल में क्या आ जाएगा, एलोसोमल में
जो 23वें नंबर वाला जोड़ा है वो खराब हुआ, या तो एक्स खराब हुआ या वाई खराब हुआ। अगर एक्स खराब हुआ तो हमने इसको एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोला था, है ना। अगर वाई खराब होगा तो उसको हम वाई लिंक्ड डिसऑर्डर बोलेंगे। किस में खराब हुआ था एक्स लिंक्ड? आपका एक्स क्रोमोसोम पे असर किस पे पड़ा था? तो आपने दो बीमारियां देखी जो कि आपके थी, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, जिसे आप वर्णांधता बोलते हैं हिंदी में, जहां पर रेड एंड ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता, और दूसरा आपने पढ़ा था हीमोफीलिया, जिसे आप रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको ब्लीडर डिजीज के नाम से जानते हैं, जहां पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ब्लड बहता रहता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये दोनों एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि इसमें एक्स पर जो है इफेक्ट था। किस पर इफेक्ट था, मतलब कौन ज्यादा अफेक्टेड था इसमें? तो एक्स अफेक्टेड था, है ना, एक्स पर प्रॉब्लम थी। इसीलिए आपके कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि पुरुषों में अधिकतर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि पुरुषों के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। जो अभी तक मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो ज्वाइन कीजिए। मैंने एक आपको वीडियो बना के दे दिया है कि हाउ टू ज्वाइन माय टेलीग्राम लिंक, तो आप उसको जाकर के देखिए, बहुत इजी सा प्रोसीजर है, आप कर पाएंगे। अगर आप लिंक से कर पा रहे हो ज्वाइन तो लिंक से कर लीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ उससे संबंधित 2, 4, 6, 10 मेरे जितना मन आता है, कभी कभी 40 क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। तो एक बार आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको फ़ायदा ही होगा। वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस लगाने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने क्लास लगाया आज और आपको क्वेश्चन लगाना तो आपको तुरंत टेलीग्राम पर मिल जाता है। ओके, तो आप लगा सकते हैं। इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई थी ना। आज मैं आपको ऑटोजोमल बताने जा रही हूँ। ऑटोजोमल बीमारियां कौन कौन सी हैं, देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया की। ओके, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक सेकेंड स्पेलिंग देखने देना, ठीक ही लिखी होगी, इंग्लिश में लिखी है, NURIA, सही लिखी है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। आप इसको फिनाइल कीटोन यूरिया नहीं पढ़ेंगे, कीटोन यूरिया मत पढ़ लेना, ठीक है। यह है कीटोन्यूरिया। कीटो अलग है, देन न्यूरिया अलग है, मतलब इट इज अ न्यूरल डिसऑर्डर। ये बात ध्यान रखिएगा, न्यूरल डिसऑर्डर हो सकता है, इससे होता है, ठीक है। जो आपके मानसिक आघात कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं मंद बुद्धि, ठीक है, वो इसमें होगा। ये कीटोन यूरिया नहीं है, यूरिया मतलब अलग कर दो कहीं, कीटोन अलग कर दो, है ना, मूत्र से संबंधित बना दो, इसलिए बार बार समझा रही हूँ। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये फिनाइल कीटोन यूरिया नहीं है। अधिकतर लोग जो है वो फिनाइल कीटोन यूरिया बोल देते हैं, बट नो, ये फिनाइल कीटोन यूरिया है, ठीक है। ये क्या बीमारी है फिनाइल कीटोन यूरिया? आप सबने एक अमाइनो एसिड का नाम सुना हुआ है जिसको आप बोलते हैं फिनाइल एलानिन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं और हमने तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद किया हुआ है। प्रोटीन्स में हम उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को तो याद करने की अभी आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई है, हालांकि आपको याद भी है अपने अपने तरीके से। चलिए, एक आपके फिनाइल एलानिन, ठीक है, एक आपके अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन, सबको पता है ये। आई होप दिख रहा होगा आपको। तो ये जो फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड है ना स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके टायरोसिन में। टायरोसिन में, टायरोसिन क्या है? फिनाइल एलानिन आपके कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन अमाइनो एसिड्स में। इसको कन्वर्ट करने के लिए बॉडी में एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ऐसे लिख देती हूं, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। बॉडी में एक एंजाइम सिक्रीट होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो कि फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। एंड टायरोसिन आपकी बॉडी का नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है, मतलब
वह अमाइनो एसिड जो कि आपका शरीर खुद बनाता है, बिकॉज टायरोसिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे तगड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत तगड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है आपकी बॉडी के लिए टायरोसिन, जो कि आपकी बॉडी खुद बनाती है, आपके ऊपर नहीं छोड़ती, बिकॉज टायरोसिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन। टायरोसिन मेलानिन का प्रिकर्सर है। मेलानिन जो पिगमेंट जो कि आपके स्किन को कलर देता है, उस मेलानिन पिगमेंट वो तब बदलेगा जब आपकी बॉडी में टायरोसिन होगा। ठीक है, टायरोसिन प्रिकर्सर है, उसका पूर्वगामी रूप है। टायरोसिन प्रिकर्सर है आपके थायराइड हार्मोन का, थायरोक्सिन का, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क कर पाएगी अगर आपके टायरोसिन है। टायरोसिन आपके प्रिकर्सर है डोपामिन का, डोपामिन का। ठीक है, डोपामिन का प्रिकर्सर है। टायरोसिन आपके प्रिकर्सर है एड्रीनेलिन का, एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन, जो कि आप पढ़ेंगे अभी, मैं जब आपको पढ़ाऊंगी, और आपने पढ़ा भी होगा। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन आप बोलते हैं, जो कि आपके एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन्स। तो इतने सारे हार्मोन्स का प्रिकर्सर कौन है? टायरोसिन है। प्रिकर्सर मतलब पूर्वगामी रूप है, कौन है? टायरोसिन है। ये शरीर का इतना महत्वपूर्ण अमाइनो एसिड होता है कि बॉडी इसे खुद सिंथेसाइज करती है, इसलिए टायरोसिन आपके नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉडी के लिए बेकार है, ये बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बॉडी आपके ऊपर नहीं छोड़ती इसे बनाने के लिए। ठीक है, खुद बना लेती है, खुद प्रोड्यूस कर लेती है। टायरोसिन भी कन्वर्ट होता है जब फिनाइल एलानिन होता है, जब फिनाइल एलानिन होता है। फिनाइल एलानिन फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर ये नहीं हो पाती है प्रोसेस, तब आपके जो समस्या होती है उसे बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। ऐसा क्यों होता है? ये जो फिनाइल एलानिन एंजाइम है ना, ये आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगता है, ब्रेन में इकट्ठा होने लगता है। क्या होने लगता है? ब्रेन में इकट्ठा होने लगता है। ये जो आपके फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये ब्रेन में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। तो इसको आपके बोलते हैं। और हाँ, जब ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मेलानिन भी कन्वर्ट नहीं होगा। मेलानिन आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपको डीपिगमेंटेशन देखने की मिलेगी, आपको आपकी बॉडी में कलर देखने के लिए मिलेगा, बालों में कलर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, डोपामिन कन्वर्ट नहीं होगा, आपके एड्रेनालिन नहीं निकलेगा, आपके थायरोक्सिन भी नहीं निकलेगा। तो आपको अगर ध्यान हो तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से भी बच्चों में जो है, आपने पढ़ा होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, बच्चे बुद्धिहीन, विकलांग, मानसिक विकलांग हो जाते हैं। जरा देखिए कहाँ थायरोक्सिन हार्मोन है और उसका पीछे पीछे देखिए पूर्वगामी रूप देखिए। अगर थायराइड को बॉडी में अच्छे से वर्क करना है तो टायरोसिन बॉडी में अच्छे से होना चाहिए, विथ थायराइड ग्लैंड भी अच्छे से वर्क करे। इसके अलावा पिट्यूटरी से भी जो है TSH अच्छे से निकले, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकले। ठीक है, टायरोसिन भी कब कन्वर्ट होगा? जब आपके फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अच्छे से बॉडी में प्रोड्यूस करेगी। अगर ये एंजाइम अच्छे से प्रोड्यूस करती है तो फिर क्या कन्वर्ट होगा टायरोसिन में? फिनाइल एलानिन। ये देखिए, ये है कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ठीक है, और इसकी कमी से जो है आपको ये बहुत सारी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है तो मेलानिन कन्वर्ट नहीं होगा, डोपामिन कन्वर्ट नहीं होगा, एड्रेनालिन नहीं कन्वर्ट होगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, और आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्रेन में फिनाइल एलानिन इकट्ठा हो जाएगा। ब्रेन में फिनाइल एलानिन जो अमाइनो एसिड है वो इकट्ठा होने लगेगा, जिससे आपको मानसिक संबंधित, इसलिए यह है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, मानसिक दिक्कतें दिखाई देंगी, मानसिक आघात दिखाई देगा, और बहुत सारी समस्या देखने के लिए मिलेंगी, जैसे डीपिगमेंटेशन होगा क्योंकि मेलानिन काम नहीं कर पा रहा है, थायरोक्सिन काम नहीं कर पा रहा है। तो इन सब को इकट्ठा करके जो है एक नाम दे दिया गया है, उस बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। आई होप आई एम क्लियर। लिख लीजिए इसे, सारे बच्चे लिख लीजिए इस चीज को। समझ आई ये चीज आप लोगों को? मैंने क्या बताया आपको? हाँ, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, मैंने आपको कौन सी बीमारी के बारे में बताना चाहा है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, ये एक आपके
ऑटोजोमल बीमारी है, सबसे पहले तो ये लिखेंगे। ऑटोजोमल मतलब 1 से 22 नंबर तक का कोई जो है आपके क्रोमोजोम में समस्या आई है। ठीक, दूसरी चीज ये भी आपके रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया, कम से कम 2 क्रोमोजोम्स खराब होने चाहिए, है ना। भगवान की दया है, ऐसी बीमारियां होती हैं, अगर क्रोमोजोमल बीमारियां होती हैं या जेनेटिक बीमारियां होती हैं तो वो कब होती हैं, कब शो होती हैं, जब कम से कम 2 क्रोमोजोम्स खराब होने चाहिए। कम से कम नहीं बल्कि दोनों ही क्रोमोजोम खराब होने चाहिए। जोड़े में होते हैं ये दोनों ही खराब होने चाहिए, तो ऐसी बीमारियों को हम रिसेसिव बीमारियां बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। लेकिन कभी कभी अगर एक ही क्रोमोजोम खराब है तो ये दूसरे सही वाले क्रोमोजोम को काम नहीं करने देता, डोमिनेट कर जाता है, ऐसी भी बीमारियां होती हैं। ये टर्म तो मैंने आपको समझा दिए थे दोनों, ठीक है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया लिख लीजिए, सब बच्चे लिखेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। हिंदी में लिख लोगे सब बच्चे इसको, फिनाइल कीटोन्यूरिया का हिंदी में फिनाइल कीटोन्यूरिया ही बोलते हैं। ये आपके कैसे डिसऑर्डर है, पहले तो लिखिए आप, ऑटोजोमल है, क्योंकि एलोजोमल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ऑटोजोमल मतलब 1 से 22 नंबर तक के किसी क्रोमोजोम में दिक्कत आई है। दूसरी चीज आप लिखिए ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव मतलब प्रबल, मतलब कम से कम 2 आपके जो, कम से कम बार बार बोल देती हूँ, मतलब दोनों आपके जो हैं आपके क्रोमोजोम्स किसी भी पर्सन के खराब होने चाहिए, ठीक है। दोनों क्रोमोजोम्स में दिक्कत होनी चाहिए तब ये बीमारी शो होगी। तीसरी चीज आप लिखिए इसमें क्या होता है, फिनाइल एलानिन जो आपके अमाइनो एसिड है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, टायरोसिन में। टायरोसिन याद रखिएगा, टायरोसिन शरीर का बहुत ही तगड़ा अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। बॉडी इसको खुद प्रोड्यूस करती है, इसलिए 3 टी होते हैं जिसमें 2 टी इसेंशियल में आते हैं, 1 टी होता है जो कि नॉन इसेंशियल में जाता है, वो है टायरोसिन। अभी मैंने आपको याद भी कराया। फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड टायरोसिन अमाइनो एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो है आपके फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। इसकी उपस्थिति में ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये एंजाइम प्रॉपर्ली बॉडी में नहीं निकलता, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बॉडी प्रॉपर्ली नहीं निकाल पाती है, नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये आपके ब्रेन में, मतलब जो भी पर्सन है उसके ब्रेन में क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, मतलब इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। इकट्ठा होने लगेगा। टायरोसिन नहीं बनेगा बॉडी में, तो आपने अभी जाना कितने चीज़ों का ये प्रिकर्सर है, मेलानिन का प्रिकर्सर है, एड्रेनालिन का प्रिकर्सर है, डोपामिन का प्रिकर्सर है, थायरोक्सिन का प्रिकर्सर है, ये सब भी काम नहीं कर पाएंगे, ओके। तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। डीपिगमेंटेशन देखने के मिलेगा आपको, शरीर में जो है आपकी बॉडी में कलर ही नहीं आएगा अगर मेलानिन नहीं बनेगा, मेलानिन पिगमेंट काम नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारी दिक्कत देखने के लिए मिलेंगी। उन सबको मिला के क्या बोल दिया गया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया बोल दिया गया है। आई होप आई एम क्लियर, इस बीमारी को आप समझ गए होंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया को समझ लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, ये बॉडी में बढ़ जाएगा और कहाँ इकट्ठा होने लगेगा, आपके ब्रेन में इकट्ठा होने लगेगा। चलिए, सेकंड जो डिजीज है स्टूडेंट्स उसके बारे में लिखिए। ऑटोजोमल डिजीज है सेकंड भी, सिकल सेल अनीमिया। सबने इसका नाम सुना होगा, सिकल सेल अनीमिया का। ये क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया? सिकल सेल अनीमिया क्या है, देखिए आपकी आरबीसी में, ठीक है, ये आरबीसी होती है, मान लीजिए ये आरबीसी। सिकल सेल अनीमिया, पहले तो इसके बारे में भी 2 चीजें लिख लीजिए, ये भी आपके ऑटोजोमल डिजीज है, ऑटोजोमल, ठीक है। दूसरी चीज आप लिखिए ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव ही है, मैंने आपको बताया था अधिकतर जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो भगवान के दया से रिसेसिव है, मतलब यहाँ पर दोनों क्रोमोजोम्स खराब होंगे तभी बीमारी आपकी शो होगी। अगर एक क्रोमोजोम खराब है, क्रोमोजोम पेयर्स में होते हैं, अब ये बातें मुझे आपको बार बार बतानी ना पड़े, क्रोमोजोम्स हमेशा पेयर में होते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी में 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। 23 जोड़े में 22 एक जैसे होते हैं, इसलिए हमें ऑटोजोमल बोलते हैं। 23वां जोड़ा अलग होता है, एक्स एंड वाई होता है, तो इसलिए हम उसको एलोजोमल बोलते हैं। फीमेल्स में XX होता है, मेल में X एंड Y होता है, ठीक है।
तो अगर एक खराब है, मान लो एक आपके जो है वो खराब है लेकिन एक आपके सही है, तो ये सही वाला जो है ये तो अच्छा प्रोटीन बनाएगा, तो ये इसकी कमी को पूरा करता रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो एक खराब है यही जो है इसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है, अच्छे वाले को दबा देता है और बीमारी शो कर देता है, डोमिनेट डिजीज भी होती हैं। ओके, रिसेसिव मतलब ये दोनों खराब होने चाहिए तब बीमारी शो होती है। ओके, ये चीज़ मैं आपको कई बार ये कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, बार बार समझाती रहूँगी ताकि आपको याद रहे। चलिए, सिकल सेल एनीमिया भी आपके ऑटोसोमल डिजीज है, मतलब 1 से 22 नंबर तक का कोई क्रोमोसोम खराब हुआ होगा, जीन खराब हुआ होगा, म्यूटेट हुआ होगा म्यूटेशन की वजह से, है ना। इसमें होता क्या है, इसमें देखिए स्टूडेंट क्या होता है, आपको पता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि अनीमिया है इट मीन्स हीमोग्लोबिन में कोई ना कोई फर्क आएगा। इसमें आप लिख लीजिए ये आपके क्वालिटेटिव डिजीज है, क्वालिटेटिव डिजीज है। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक डिजीज है। इसमें हीमोग्लोबिन की गुणवत्ता में असर पड़ जाता है। किस पे असर पड़ जाता है, हीमोग्लोबिन की गुणवत्ता। हीमोग्लोबिन की गुणवत्ता से मतलब हमारी बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनना चाहिए, वो क्वालिटी खराब हो जाती है हीमोग्लोबिन की। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए क्या, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ये होता है भाई, 4 हीम होते हैं, ठीक है, 4 अणु है, हीम है, ठीक है, ये हीम है। तो इसमें आपके क्या लगा होता है, ग्लोबिन लगे होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं, यही तो स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, ये हीमोग्लोबिन बनाया मैंने, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबिन से। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है। तो ये ऊपर वाले जो ये आपके प्रोटीन है इसे अल्फा ग्लोबिन बोलते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा ग्लोबिन। और ये जो नीचे वाला प्रोटीन है ना, इसको बीटा प्रोटीन बोलते हैं, बीटा प्रोटीन नहीं, सॉरी, बीटा ग्लोबिन। जो 2 ऊपर वाले हीमोग्लोबिन के 2 अणुओं से जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा ग्लोबिन, और नीचे वाले जो 2 हीमोग्लोबिन से जुड़े हुए हैं प्रोटीन्स उसको बोलते हैं बीटा ग्लोबिन। तो नॉर्मली होता क्या है, प्रोटीन की तो चेन होती है, सबको पता है, अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, प्रोटीन की चेन होती है ना। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ क्या होता है, ये जो बीटा ग्लोबिन वाली चेन होती है ना, सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन वाली चेन, ऐसे अमाइनो एसिड जुड़ने चाहिए। तो इसमें जो छठे नंबर वाला अमाइनो एसिड होता है, 1 2 3 4 5 6, जो छठे नंबर वाला अमाइनो एसिड होता है ये ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। बट ये वैलीन बन जाता है, यहाँ पर वैलीन हो जाता है, या कह दीजिए वैलीन आ जाता है। मैंने आपको बताया है प्रोटीन्स जो हैं आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बात मैं आपसे प्रोटीन में कर चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि पता नहीं, लेकिन सबसे पहला प्रोटीन मिथियोनिन जुड़ता है। ये जो मैंने आपको समझाई थी, नंबर 1 पे मिथियोनिन खड़ा होगा, फिर कोई और खड़ा होगा, फिर कोई और खड़ा होगा, फिर कोई और खड़ा होगा। छठे नंबर पे आपके ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन क्या हो गया, आपका जीन खराब हो गया। जिस भी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है उसके जीन में समस्या है, उसका जीन टूट गया। मैंने बताया था ना, जीन में समस्या में क्या होता है, मान लो ये क्रोमोसोम्स हैं और इसमें ये जीन है, ये मान लो ये जीन है, ये टूट गया, ठीक है, टूट के फिर ये दोबारा जुड़ा, तो जैसे जुड़ना चाहिए था वैसे नहीं जुड़ पाया, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था ABCDE है, तो ABCD की जगह आप किससे जुड़ गया, B सीधे E से जुड़ गया। तो ये समस्या है ना, ये समस्या है ना। हम ABCDE पढ़ते हैं कि ABEFG पढ़ते हैं, ABCDE पढ़ते हैं। ये आपको बस समझाने के लिए है, मतलब कैसे टूटा कैसे जुड़ा। ABCDE के फॉर्म में जुड़ना चाहिए था, ABE की फॉर्म में जुड़ गया। तो मतलब जीन खराब है, जीन किसी वजह से म्यूटेट हुआ, यूवी रेस की वजह से, आपने कुछ ऐसे केमिकल्स लिए जिसकी वजह से आपके जीन टूट के आपस में जुड़े, तो वो गलत जुड़ गए, जिस वजह से जीन खराब हो गया, है ना। तो यही जो समस्या है यहाँ पे, छठे नंबर पे आपके जो छठा अमाइनो एसिड है, 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, वहां पर वैलीन हो गया। जिस वजह से क्या होता है आपके, देखिए क्या हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये आपस में चिपक जाते हैं, ये आपस में चिपक जाते हैं। तो नॉर्मल आरबीसी ऐसी होनी चाहिए आपके, नॉर्मल आरबीसी ऐसी होती है, उसमें ये हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, नॉर्मल आरबीसी ऐसी होती है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। सिकल सेल एनीमिया में आपके ऐसे हो जाती है आरबीसी, लाइक दिस,
ये क्या हो गए, ये जो आपस में जो है ये आपके हीमोग्लोबिन ये आपस में चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी की शेप नॉर्मल ये होती है, सिक्कल सेल एनीमिया में आपके सिक्कल जैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, सिक्कल जैसी हो जाती है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ऐसा हुआ क्यों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है स्टूडेंट। क्या कारण है, ऑक्सीजन की वजह से भी होता है। मतलब जैसे मान लीजिए बहुत बच्चा भाग के आया और वो हाफ रहा है, तो ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपस में चिपक जाते हैं। बस आप इतना समझो कि ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, 4 आपके आयरन होते हैं, 4 आपके हीम होते हैं ये, और उसमें आपके ग्लोबिन प्रोटीन लगा होता है। हीमोग्लोबिन तभी तो हम उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, है ना, हीम प्लस ग्लोबिन होता है। तो जो ये ऊपर वाले आपके अल्फा ग्लोबिन कहलाते हैं, नीचे वालों को आपके बीटा ग्लोबिन के नाम से जानते हैं। जो नीचे आपके ये प्रोटीन जुड़े हुए हैं इसे बीटा ग्लोबिन बोलते हैं, ऊपर जो आपके प्रोटीन जुड़ा होता है उसे अल्फा ग्लोबिन बोलते हैं। प्रोटीन्स क्या है, अमाइनो एसिड्स की चेन है। तो जिसमें आपके जो 6 नंबर वाला अमाइनो एसिड है ये ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, यहाँ पर वेलिन हो जाता है। ठीक है, GUG का GAG हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुग का गैग हो जाता है, GUG का GAG हो जाता है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नेट वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, LT के लिए लिख लीजिए इसे एक बार। एंड लेट मी चेक माय नोट्स। नहीं सॉरी, गैग से गुग हो जाता है, सॉरी गैग से गुग हो जाता है, GAG से GUG हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड से GUG हो जाता है, लिख लीजिए इसको। ये कोड है, ग्लूटामिक एसिड का कोड है GAG और वेलिन का होगा GUG। तो यही चीज़ है, गैग से गुग हो जाता है, 6 नंबर पे गैग आना चाहिए था, गुग हो जाता है, ये कोड है इनका, लिख लीजिए। क्लास विजिबल है, सब क्लियर है? ऐसा हो जाता है जिस वजह से ये जो आरबीसी की शेप है ये ऐसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन फ्रीली घूमने चाहिए थे, हीमोग्लोबिन फ्रीली नहीं घूम रहा है, हीमोग्लोबिन आपस में चिपक गए हैं, जिस वजह से बच्चे को क्या होता है या कोई भी पर्सन है उसे सिक्कल सेल एनीमिया कॉज होता है। ऐसे बच्चे भी जी नहीं पाते हैं, इनका जो है आपके पूरा ब्लड जो है वो क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है, मतलब रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड को बदला जाता है ताकि नॉर्मल आरबीसी बनता रहे, ऐसा ना हो जाए। क्यों ऐसा होने से प्रॉब्लम क्या है मैम, ये पूछो मैम, सिक्कल सेल एनीमिया होने से क्या प्रॉब्लम है? आप पर्सन की ये जो ब्लड वेसल होती है ना उसमें ये फंस जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे ये ब्लड वेसल्स में ऐसे फंस जाते हैं। ये जो शेप है ये अच्छी नहीं है ब्लड वेसल्स के लिए, क्योंकि ये ब्लड वेसल में फंस जाते हैं, धमनियों में, शिराओं में ऐसे फंस जाते हैं ब्लड वेसल्स में, जिससे क्या होता है, ब्लॉकेज कॉज होती है। ब्लॉकेज मतलब बंद हो जाते हैं, है ना। अरे ऐसे फंस जाएगी आरबीसी तो ब्लॉकेज नहीं हो जाएंगी, आरबीसी तो गोल गोल है, इसलिए भगवान ने गोल गोल बना के दिए ताकि कहीं फंसे नहीं, ये कोने तो फंस जाएंगे, किसी भी चीज़ में कॉर्नर्स होंगे तो फंस जाएंगे, तो ये फंस जाती है, जिसकी वजह से जो है हेमरेज हो सकता है, ब्लड की सप्लाई रुक सकती है, तो आदमी मर जाएगा, पैरालिसिस हो सकता है उसको। कहीं भी अगर ये आरबीसी ऐसे फंस गई तो आदमी मर सकता है, और मरते हैं। सिक्कल सेल एनीमिया के पेशेंट ज़्यादा नहीं जी पाते हैं, इसलिए इनका जो है रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। तो नॉर्मल आदमी तो करा नहीं सकता कि भाई रिपीटेडली अपने बच्चे का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराए, तो नॉर्मली डेथ हो जाती है पेशेंट की। इसको बोलते हैं आपके सिक्कल सेल एनीमिया। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज आपको करा देती हूँ बहुत तेज़ी के साथ, सब रिवीजन करेंगे मेरे साथ सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है सिक्कल सेल एनीमिया में। सिक्कल सेल एनीमिया आपके ऑटोसोमल डिजीज़ है, ठीक। सिक्कल सेल एनीमिया आपकी क्या है, ऑटोसोमल डिजीज है। ऑटोसोमल मतलब 1 से 22 नंबर तक के कोई भी क्रोमोसोम म्यूटेशन की वजह से खराब हो गया है, जीन खराब हो गया है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव मतलब कम से कम दोनों जीन्स का खराब होना इंपॉर्टेंट है ना, दोनों जीन्स खराब होंगे तभी जो है आपको क्या दिखेगी, बीमारी शो होगी। तो सिक्कल सेल एनीमिया आपके ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, जीन खराब हो गया है, एंड दोनों जीन खराब होते हैं जब रिसेसिव डिसऑर्डर, तभी ये दिखता है। इसमें होता क्या है, आपके ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन 4 अणु होते हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। अगर मैंने स्ट्रक्चर के आधार पर आपको प्रोटीन पढ़ाया तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी करके पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये हीम है, इसमें आपके लगे होते हैं प्रोटीन्स, जिसको आप बोलते हैं ग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ग्लोबिन।
तो ये ग्लोबिन ऐसे होते हैं, अमाइनो एसिड्स की चेन है, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं, जिसमें 6 नंबर वाला अमाइनो एसिड जो होता है वो आपके ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, क्या हो जाता है, वैलीन हो जाता है। ठीक है, गुग का गैग हो जाता है, यही तो था, गुग का गैग नहीं, गैग का गुग, मेरे दिमाग में जो फिट हो गई वही फिट रहेगी, गैग का गुग हो जाता है ना, GAG का GUG हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड का वैलीन हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है आरबीसी की शेप बदल जाती है। आरबीसी की शेप ऐसी होनी चाहिए नॉर्मल, ये हीमोग्लोबिन पड़ा है, ये आरबीसी की शेप है, आरबीसी की शेप ऐसी सिक्कल जैसी हो जाती है, और ये आपके हीमोग्लोबिन आपस में क्या होता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी आपके ब्लड वेसल में फंसती है। आरबीसी आपके ऐसे ब्लड वेसल्स में फंस जाती है, और ये हैमरेज है, ब्लॉकेज है, ये कॉज कर सकती है ना, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है उसे। इस बीमारी को बोलते हैं आपके सिक्कल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं, सिक्कल सेल एनीमिया। ये कैसे डिजीजेज है, ये आपके, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम नहीं हुई है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर बना रही है बॉडी, जितना बनना चाहिए सब प्रॉपर बना रही है, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो गई है, क्वालिटी खराब हो गई ना, हीमोग्लोबिन ऐसे होना चाहिए था, सारा हीमोग्लोबिन आपस में चिपक गया, आरबीसी की शेप ही खराब हो गई। मैंने अपने उस पर थंबनेल पे जो पिक्चर लगाया है वो इसी का लगाया है, आप देखना उसमें से चांद जैसी आपको आरबीसी दिख रही होंगी। तो इसमें हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो गई है, इसलिए क्वालिटेटिव डिजीज है, ये बात ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन बराबर बना रही है बॉडी, जितना बनना चाहिए सब कुछ बन रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो गई, हीमोग्लोबिन फ्रीली घूमना चाहिए था, फ्रीली ना घूम के वो चिपक जा रहा है। क्यों चिपक जा रहा है, क्योंकि 6वें नंबर पर जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, म्यूटेशन की वजह से आपके जीन्स टूट गए हैं, टूट के खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वैलीन आ गया है और सिक्कल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ओके, नाउ द थर्ड डिजीज इज थैलेसीमिया। फटाफट से लिखेंगे सारे बच्चे, ये चीज़ समझ में आ गई होगी सबको। बहुत दिन से मुझसे कुछ बच्चे कह भी रहते हैं मैम अनीमिया पढ़ा दो, अनीमिया के टाइप्स पढ़ा दो। फोलिक एसिड की कमी से आपके मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, उसमें आरबीसी का जो है आपके साइज बड़ा हो जाता है। आयरन की कमी से आपके माइक्रोसिटिक अनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से आपको पर्नीशियस अनीमिया होता है। सारे अनीमिया बता दे रही हूँ मैं आपको। और आपके जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है सिक्कल सेल अनीमिया, ठीक। पर्नीशियस अनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, साइनाकोबालामिन, उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। फोलिक एसिड विटामिन B9 की कमी से आपको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया देखने के लिए मिलता है। माइक्रोसिटिक अनीमिया जो है आपको वो आयरन की कमी से देखने के लिए मिलता है, जनरली आप उसे अनीमिया बोलते हैं। एंड सिक्कल सेल अनीमिया आपको कब देखने के लिए मिलता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। क्वांटिटी खराब नहीं हुई है, मात्रा खराब नहीं हुई है, हीमोग्लोबिन का गुण, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है। थर्ड डिजीज आप लिखेंगे थैलेसीमिया। लेट मी चेक द स्पेलिंग। THALA डबल S, THALA डबल S, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया सबने सुना होगा थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया भी आपके ऑटोजोमल डिजीज है, ठीक। जीन खराब हो गया है। कौन सा जीन खराब हो गया है, ऑटोजोमल लिखा है मैंने तो, मतलब 1 से 22 नंबर वाला कोई भी जीन खराब हो गया है, ठीक है। अभी बताऊंगी थैलेसीमिया में कौन सा जीन खराब होता है। थैलेसीमिया आपकी क्वांटिटेटिव डिजीज है। क्वांटिटेटिव मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी गिर जाती है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी गिर जाती है, क्वांटिटी में परिवर्तन आ जाता है, मतलब ब्लड जितना बनना चाहिए, हीमोग्लोबिन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है। देखिए डिफरेंस है हीमोफीलिया में एंड थैलेसीमिया में। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। अगर मान लो आपका हाथ है और कहीं से कट गया है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए बहुत सारी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो केमिकल्स बन नहीं पाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। विटामिन K चाहिए। केमिकल्स में आपके 8th नंबर का केमिकल होता है और 9th नंबर का केमिकल होता है, दोनों हीमोफीलिया में खराब हो जाते हैं, उसे हीमोफीलिया 1 और हीमोफीलिया 2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
आप सिर्फ इतना याद रखो कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है हीमोफीलिया में, समझ में आ रहा है, ब्लड क्लॉटिंग रखा थक्का नहीं जम पाता है। लेकिन थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी खराब हो जाती है, मतलब मात्रा खराब हो जाती है, हीमोग्लोबिन बनता नहीं है, जितना बॉडी में बनना चाहिए उतना नहीं बनता है, समझ में आया। सिक्कल सेल अनीमिया में क्या था, सिक्कल सेल अनीमिया में आपके हीमोग्लोबिन बराबर बन रहा है, पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में ही समस्या है ना, उसके गुण खराब हो गए, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी खराब हो गई, उसका स्ट्रक्चर ही खराब हो गया है, उसकी संरचना में ही परिवर्तन आ गया है। 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, वहाँ पे वैलिन हो गया, जिसकी वजह से वो चीज़ चिपक रही है आपस में, वो चिपक जा रहे हैं, हीमोग्लोबिन सारे आपस में क्या हो रहा है, चिपक जा रहे हैं। तो क्या क्या है उसमें दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब है ना। यहाँ पर क्वालिटी नहीं खराब है, यहाँ पर क्वांटिटी खराब है। थैलेसीमिया में क्या होता है, रक्त की कमी है, हीमोग्लोबिन बन नहीं पा रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी खराब है। समझ में आ रहा है ना, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है। थैलेसीमिया आप मेंडेलियन डिसऑर्डर में पढ़ रहे हो, ऑटोजोमल में जीन टाइप डिजीजेज हैं दोनों, थैलेसीमिया भी और हीमोफीलिया भी। लेकिन हीमोफीलिया मैंने आपको पढ़ाई थी एलोजोमल में, पढ़ाई थी, एक्स लिंक डिसऑर्डर है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको बताया था सेम पैसेज फॉलो करता है, जैसे कि उसमें कलर ब्लाइंडनेस में हो रहा था, वैसा सेम आपके हीमोफीलिया में होता है, वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। क्लियर हो गया, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। थैलेसीमिया आपके जीन से संबंधित विकार है, हीमोफीलिया भी आपके जीन से संबंधित विकार है, लेकिन उसमें 23वां जोड़ा परिवर्तित हो रहा था। थैलेसीमिया में आपके 16वां और आपके 11वां नंबर का जोड़ा जो है वो उस पर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, अभी मैं बता रही हूँ। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया थैलेसीमिया एक मत कर दीजिएगा। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सिमिलरली आपके हीमोग्लोबिन है, तो 4 अणु हो गए हीमोग्लोबिन, ठीक है। Fe आयरन, आयरन प्लस ग्लोबिन होता है। ऊपर वाला कौन सा होता है, मैंने आपको बताया अल्फा ग्लोबिन होता है ना, और नीचे वाला कौन सा होता है, बीटा ग्लोबिन होता है, बीटा ग्लोबिन। ये भी आपके अल्फा ग्लोबिन है, ये आपके बीटा ग्लोबिन है। इसमें क्या होता है थैलेसीमिया में, या तो आपके अल्फा ग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अल्फा ग्लोबिन ज़्यादा बन रहा है, तो ऐसा थैलेसीमिया आपके अल्फा थैलेसीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्फा थैलेसीमिया, ठीक। या फिर आपके बीटा ग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बीटा ग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। एक सेकेंड, लेट मी चेक क्वांटिटी द क्वालिटी, क्वांटिटी खराब हो जाती है, सही लिखा है मैंने, क्वांटिटी तो खराब हो रही है, मात्रा खराब हो रही है, कहा कभी अल्फा थैलेसीमिया ज़्यादा बन रहा है, कभी बीटा ग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी थैलेसीमिया को बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा थैलेसीमिया, ठीक। या तो अल्फा ग्लोबिन ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर बीटा ग्लोबिन ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर अल्फा ग्लोबिन ज़्यादा बढ़ रहा है, अल्फा थैलेसीमिया है, इट मीन्स उस पेशेंट का 16वें नंबर का क्रोमोसोम्स में दिक्कत है। किसमें नंबर में दिक्कत है, 16 नंबर वाले क्रोमोसोम में, ठीक है। और अगर बीटा ग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, बीटा ग्लोबिन ही बढ़े जा रहा है, बीटा ग्लोबिन बढ़े जा रहा है, तो मतलब बीटा थैलेसीमिया हो गया है, तो इट मीन्स उसके 11वें नंबर के क्रोमोसोम्स में 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट है, मतलब वही खराब है, ठीक है, 11 नंबर वाला क्रोमोसोम खराब है। समझ में आया आपको, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं थैलेसीमिया के बारे में। सबसे पहले हमने जाना, किसके बारे में जाना, फिनाइल कीटोन्यूरिया। सेकेंड आपने पढ़ा सिक्कल सेल अनीमिया। थर्ड आप पढ़ रहे हो थैलेसीमिया। ओके, थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें क्या देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो ये भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, दोनों क्रोमोसोम्स खराब होंगे तभी दिखेगी। ये आपके ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अल्फा और बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है, ये आपके हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, तभी तो हीमोग्लोबिन के 4 अणु ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसमें ऊपर वाले जो ये जो लगे हुए हैं, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसा, ये सब क्या है, ये ग्लोबिन है। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है। ये क्या है, ये हीम है। हीम प्लस प्रोटीन को ही आपके जो है, हीम प्लस ग्लोबिन को ही आपके हीमोग्लोबिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन बोला जाता है, ठीक है। ऊपर वाला जो है ये आपके अल्फा कहलाता है, अल्फा ग्लोबिन। नीचे वाला आपका बीटा ग्लोबिन कहलाता है। अल्फा ग्लोबिन और आपके बीटा ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि आपके हीमोग्लोबिन में, ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा होता है।
तो अगर अल्फा ग्लोबिन की मात्रा बढ़ रही है तो ऐसा थैलेसीमिया आपके अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगा, अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगा, ठीक। और अगर आपके बीटा की मात्रा बढ़ रही है, बीटा ग्लोबिन की मात्रा बढ़ रही है, तो ऐसा आपके बीटा थैलेसीमिया कहलाएगा। अब आप बोल रहे होगे मैम मात्रा बढ़ रही है, आप तो करेंगी क्वांटिटी खराब हो जाती है। क्वांटिटी खराब नहीं हो रही है, किसी एक चीज़ की मात्रा बढ़ रही है तो क्या आपकी हीमोग्लोबिन बनेगा? बताइए, हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनने के लिए दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है ना, तभी तो बनेगा हीमोग्लोबिन सही मात्रा में। अगर एक की मात्रा बढ़ रही है और एक की मात्रा नहीं बढ़ रही है तो क्या आप बताइए सही मात्रा में हीमोग्लोबिन बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है मतलब अनीमिया होगा पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट बीमार होगा, थैलेसीमिया दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। जेनेटिक डिसऑर्डर है ये आपके। अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो कौन सा क्रोमोसोम्स मतलब हिला है? अल्फा की मात्रा देख रहे हैं कि अल्फा थैलेसीमिया है, मतलब अल्फा ग्लोबिन ज़्यादा बन रहा है। डॉक्टर ने चेक किया, उसने देखा अल्फा ग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है। इट मीन्स उसके 16वें नंबर वाला क्रोमोसोम खराब है, 16 नंबर वाला क्रोमोसोम खराब है। और अगर बीटा थैलेसीमिया की मात्रा दिख रही है कि भाई बीटा थैलेसीमिया है, बीटा ग्लोबिन ज़्यादा बन रहा है, बॉडी बीटा ग्लोबिन ज़्यादा बना रही है, इट मीन्स 11th नंबर वाला क्रोमोसोम खराब है। क्लियर हो गया? सारी बीमारियां क्लियर हो गई? ये है आपके थैलेसीमिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। क्लियर कीजिए फटाफट, अगर नहीं हुआ है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा रिपीट आपको करा दूंगी, कोई इशू नहीं है। मुझे लग रहा है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। एक डिजीज और बचती है स्टूडेंट, लिख लीजिए सिस्टिक फाइब्रोसिस। आई होप आपने इसका भी नाम सुना होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी आपके ऑटोजोमल डिजीज है, सब आपके ऑटोजोमल डिजीज है। ये जो मैंने चारों आपके पढ़ाई हैं, जीन खराब हुआ है। कौन सा जीन खराब हुआ है? 1 से 22 नंबर वाला जीन खराब हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 23वें नंबर वाला एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जीन खराब होने में मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक। यहां पर अब हम बात करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। मैंने गलत लिखी है स्पेलिंग, आई थिंक एक बार चेक कर लेती हूं, सही लिखी है। क्यों अपने ऊपर शक करती हो दिव्या? सिस्टिक फाइब्रोसिस ठीक लिखिए। इसमें क्या होता है? ये क्या बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस? इसमें म्यूकस बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। म्यूकस क्या होता है? जिसे आप श्लेष्म बोलते हैं हिंदी में, श्लेष्म। म्यूकस क्या होता है? कहाँ पढ़ाया है म्यूकस मैंने आपको? म्यूकस मैंने आपको कहीं तो पढ़ाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है। आपकी पूरी जीआई ट्रैक्ट में म्यूकस सेल्स होती हैं, जिसको आप गॉबलेट सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो म्यूकस सिक्रेट करती रहती है, एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करती रहती हैं, जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो चिपचिपा सॉफ्ट बना रहता है। क्योंकि भाई अंदर कोई हड्डियां थोड़ी हैं, मतलब अंदर इंटेस्टाइन में कोई हड्डियां थोड़ी हैं, या तो कांटे फांटे थोड़ी लगे हो, तो मांस है। तो मांस में अच्छे से पेरिस्टाल्टिक मोशन हो सके, अच्छे से फूड जो है हमारे शरीर में अंदर जा सके, खिसक सके, तो म्यूकस सिक्रेट करता रहता है हमारी बॉडी में, है ना। उससे क्या होता है, आपको अपनी नोज़ी में भी म्यूकस देखने के लिए मिलेगा, बराबर म्यूकस रहता है, जिसमें चिपक जाती हैं सारी ये गंदगी, चिपक जाती हैं बालों में, म्यूकस होता है उसमें चिपक जाती है, ठीक है। तो म्यूकस सिक्रेट करती रहती है बॉडी, ताकि अगर इंटेस्टाइन की बात करें, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो वो फूड को सॉफ्ट बना के रखता है, फूड को खूब चिपचिपा कर देता है, ताकि आसानी से फूड पूरी जो है जीआई ट्रैक्ट में पास होता रहे, आहार नाल में पास होता रहे। नोज़ी वगैरह में म्यूकस होता है ताकि गंदगी जो है वो उसमें चिपक जाए, फिर आप उसको साफ कर देते हो। इसमें क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में म्यूकस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर म्यूकस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, म्यूकस इकट्ठा होने लगेगा, तो क्या होता है, आपको ब्रोंकाइटिस देखने के लिए मिलता है, मतलब फेफड़ों से संबंधित बीमारी देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर नाक में म्यूकस इकट्ठा हो गया, बार बार इकट्ठा हो रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, फेफड़ों से संबंधित बीमारी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। और अगर ये इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो रहा है, मतलब जीआई ट्रैक्ट में आपके इकट्ठा हो रहा है, तो इंटेस्टाइन पे भी जाएगा, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, लेस एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेस एब्जॉर्प्शन। पता चला है म्यूकस ही म्यूकस सिक्रेट करे पड़ी है पूरी बॉडी, है ना, इतना म्यूकस सिक्रेट कर रही है कि जरूरत भी नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, पूरे विलाई सब भर जाएंगे, म्यूकस से ही भर जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी फोल्ड्स है, और फोल्ड्स में भर जाएगा म्यूकस, है ना, म्यूकस थोड़ी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो लेस एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और आपको इन्फेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, इन्फेक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। ये भी आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये भी आपके ऑटोजोमल डिसऑर्डर है।
अब मुझे इसमें पता नहीं है कौन सा जीन खराब होता है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक। ये भी आपके रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी बहुत खतरनाक है भाई। इसमें जो है 5 साल तक पहले व्यक्ति जीता था, आज शायद 30 साल तक जी सकता है, बहुत ज़्यादा दवाइयों वगैरह की वजह से, वरना मर जाता था। क्योंकि म्यूकस अगर अब बाहर आप एक बार को साफ भी कर सकते हैं, अगर बॉडी के अंदर म्यूकस भर रहा है, म्यूकस ही म्यूकस निरा चिपचिपा पदार्थ बॉडी के अंदर भर रहा है, तो वो तो दिक्कत करेगा, है ना। तो इसमें भी डेथ हो ही जाती है अधिकतर पेशेंट्स की। बहुत मुश्किल होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में किसी का भी पेशेंट का जीवित रह पाना। आई थिंक कलर ब्लाइंडनेस में जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है। प्लस उसमें ऐसी कुछ मतलब जैसे हीमोफीलिया का पेशेंट अगर उसको चोट लग जाएगी तो उसकी डेथ निश्चित है। तो वो बेचारा कितना संभल के रहता होगा कि उसको चोट ना लग जाए। तो बहुत मुश्किल होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जीवित रहना। किसी भी बीमारी, सारी बीमारियाँ खतरनाक होती हैं। तो ये आज आपका फाइनल होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। मतलब यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित जो भी लेक्चर मैं आपको दे सकती थी वो मैंने आपको दे दिया है, एक एक बीमारी को समझा दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फटाफट से आप इसको लिख लीजिए। लिख लिया सभी स्टूडेंट्स ने? चलिए एक बार बहुत तेजी के साथ मैं जो हूँ उसको एक बार रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। बहुत तेजी के साथ रिवीजन करेंगे, एकदम बहुत समरी कर देंगे इसका, एकदम से समराइज कर देंगे इसको। देखिए कैसे समराइज करेंगे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था जेनेटिक डिसऑर्डर से। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं भाई? जो हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं, है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हीं को तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे। आपको पीट दिया आपकी मम्मी ने, आप बीमार हो गए, आप नहीं बोलोगे जेनेटिक डिसऑर्डर है वो, ठीक है। पेट में थे माँ के गर्भ में, माँ बीमार थी, एड्स का वायरस आ गया, तो आप बोलोगे नहीं जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर होने के लिए जीन्स का खराब होना ज़रूरी है, क्रोमोसोम्स का खराब होना ज़रूरी है, ओके। इसलिए इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया था। अगर जीन ही खराब हो गया है, ठीक, जीन क्या है? आपके सूक्ष्मतम इकाई है जो कि आपकी ट्रांसफ़र होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, और आपके क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन आ गया है। तो हमने दोनों के बारे में बात करी थी। अगर जीन ही खराब हो गया है तो ऐसे डिसऑर्डर्स को, ऐसी समस्याओं को आप जीन म्यूटेशन की वजह से खराब होता है। म्यूटेशन मतलब किसी भी वजह से आपके जीन पे अफेक्ट पड़ गया, केमिकल्स की वजह से, यूवी रेस की वजह से, ठीक है। तो दोनों आपके ऑटोसोमल हो सकते हैं और एलोसोमल हो सकते हैं, ऑटोसोमल और आपके एलोसोमल दोनों। ये क्या है ऑटो एलो? बता चुकी हूँ। 23 जोड़े होते हैं, 23 में से 22 ऑटो होते हैं, है ना, और जो एक जोड़ा बचता है 23वां वो एलो होता है, क्योंकि उसमें एक्स एंड वाई होते हैं, ओके। जीन खराब हो गया है तो जेनेटिक जीन से संबंधित बीमारी है। क्रोमोसोम की संख्या प्लस हो गई है या माइनस हो गई है, 46 होने चाहिए थे 45, 47 हो गए या 45 हो गए, ठीक है। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपने पढ़ा था। जीन से संबंधित अगर ऑटोसोमल की बात करें तो अभी आपने पढ़ी कौन कौन सी? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ा अभी आपने। और आपने कौन सा पढ़ा अभी? सिक्कल सेल अनीमिया पढ़ा। और आपने क्या पढ़ा अभी? थैलेसीमिया पढ़ा, ओके, थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा। और आपने क्या पढ़ा अभी? सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पढ़ा। ये सब आपने इसमें पढ़ा, ओके। अगर मैं बात करूं एलोसोमल की बात करूं तो एलोसोमल भी मैंने आपको बताया था, अगर जीन खराब हो गया तो 2 बढ़ जाते हैं, एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। मैंने आपको एक्स लिंक्ड ही बताए, कौन कौन से? कलर ब्लाइंडनेस, और कौन सा बताया आपको? हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया। इधर आ जाइए, क्रोमोसोमल में ऑटो बताए थे, एलो बताए थे। ऑटो में कौन कौन से बताए थे? 1 से 22 नंबर तक के खराब हुए हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ गई है या कम हो गई है। मैंने आपको डाउन सिंड्रोम बताया, मैंने आपको एडवर्ड सिंड्रोम बताया, है ना, मैंने आपको पटाऊ के बारे में बताया, ओके। एलोसोमल में मैंने आपको टर्नर पढ़ाया, टर्नर 45 हो गई थी, फीमेल्स में होती है दिक्कत। और मैंने आपको लाइन फिल्टर के बारे में बताया, लाइन फिल्टर के बारे में बताया, 47 हो जाता है, पुरुष 5 हो जाता है। बस यही है जेनेटिक डिसऑर्डर, यही पढ़ाया मैंने आपको 3 लेक्चर्स में। बस मैंने आपको इन 3 लेक्चर्स में यही पढ़ाया, इनकी बीमारियों के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया है, एक एक बीमारी आपको समझा दी है। थैलेसीमिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है, सिक्कल सेल अनीमिया क्या है, आपको सब समझा दिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है,
फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, डाउन सिंड्रोम्स क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, पटाउ सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है और हीमोफीलिया क्या है, सब समझा दिया मैंने आपको। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अब इससे संबंधित आपको एक मिलेगी वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा, आज वाला भी, और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं जिन्होंने नहीं लगाए हैं वो लगा लीजिए। प्लेलिस्ट अपडेटेड है आपके ह्यूमन एनाटॉमी की, मानव शारीरिकी की, वहाँ पर ये तीनों लेक्चर्स आपको डेट वाइज मिल जाएंगे जैसे मैंने पढ़ाया है। ओके, सबसे ऊपर आपको जो मिलेगा प्लेलिस्ट में वो बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो होती है, आप उससे नीचे चलते चले आइएगा। और क्या कहना था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स खत्म होते हैं, इसके बाद मैं आपको बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ाऊंगी एंड वायरल डिजीजेस पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुख्य सेविका का भी एग्जाम है, बच्चे कहते रहते हैं मैम रिवीजन करवा दो, वो तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो लेक्चर होगा वो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ पर होगा, फिर फंगल डिजीजेस हो जाएंगी, फिर आपके वो ही प्रोटोजोअल डिजीजेस हो जाएंगी। ठीक है, हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑलवेज सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।